वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। आज हम लोग आ चुके हैं एक्सेलरेशन को पढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर पे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर पे। और नेक्स्ट लेक्चर आपका है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में बच्चों क्या पढ़ेंगे आइए जानते हैं। देखिए, लास्ट टाइम अगर बच्चों आपने क्लास नहीं किया था तो जाके फटाफट से उसको देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए इस चैप्टर तक पहुंचने में। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होंगे और उसका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब एक समान त्वरण और असमान त्वरण के बारे में आपने जाना था। यही मैंने एक बात और बताई थी कि अगर एक्सेलरेशन के बारे में अगर आप बात करते हो तो एक्सेलरेशन देखिए दो तरीके के होते हैं। पॉजिटिव मतलब आप बढ़े जा रहे हो, नेगेटिव मतलब आपकी रिटार्डेशन हो रही है, कमी हो रही है, आप ब्रेक लगा रहे हो। जब ब्रेक लगाते हैं तो सब कहते हैं रिटार्डेशन, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फिक्स ना मानते हुए किसी भी टाइम पे किसी भी रेट में बढ़ता घटता रहता है, इसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज मैं एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं और वो फैक्टर है आपके एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। तो एक बात याद रखिएगा कि ये वीटी कर्व जो है, वीटी कर्व, ठीक है, सोज एक्सेलरेशन। मतलब क्या है इसका कि सदैव जो वीटी है वेग समय का जो कर्व होगा, ग्राफ होगा, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। जब मैं त्वरण के बारे में बात करता हूं तो इसमें सबसे पहली बात याद रखें आप कि मुझे अगर किसी ग्राफ को देखना है तो मैंने इसको सबसे पहले देख करके पहचानना सीखना होगा कि ये ग्राफ किसको दिखाता है। तो जो भी ग्राफ होगा, मान लेते हैं कि ये कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके का निकल करके आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके, या फिर आप ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। ये ग्राफ में क्या बता रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। O2 यहां से A तक और A2 यहां से B तक पहुंच रहा है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी कार, कोई भी बॉडी। O से A से B तक पहुंच रहा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक में, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन मुझे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मिलेगा। और यहां से यहां तक मतलब A to B तक हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो VT कर्व में अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी मतलब वेग बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, देन जो आपका एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं अगले A to B के लिए, तो अगर आपकी वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब घट रही है, देन एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ आई? तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव कर्व के बारे में हम डिस्कस कर पाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लूं मैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वीटी कर्व में, अगर आप वीटी कर्व में दूरी निकालिए, तो दूरी आप देखिए बच्चों कैसे निकालते हो। दूरी निकालना है तो वीटी कर्व में जो आप ग्राफ देख रहे हो उसमें ग्राफ का जितना भी टाइम से ऑक्यूपाइड रीजन है, टाइम से ऑक्यूपाइड रीजन है, उसका क्या निकाल लीजिए, एरिया। एग्जैक्टली आपने सही सुना, एरिया। क्योंकि एरिया में क्या होता है कि वेलोसिटी मतलब कि आपके वेलोसिटी और टाइम का दोनों का फैक्टर आएगा और इसमें आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम से मिल जाएगा आपको डिस्टेंस। यहाँ पे दो फैक्टर है इसमें पहला फैक्टर ये है कि अगर वीटी कर्व में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस दूरी निकालनी है, तब आप वीटी कर्व का टोटल क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चाहे जितना भी एरिया मिल जाए। और यही मैं अगर आपसे डिस्टेंस में की जगह डिस्प्लेसमेंट पूछ दूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बच्चों बताओ, विस्थापन बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, बीटी का जो अपर सेक्शन, बीटी का अपर पोर्शन जो होगा वो पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है, और लोअर, ठीक है, एंड लोअर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, मतलब लोअर मतलब नीचे वाला नेगेटिव आप लीजिएगा, ठीक है।
नेगेटिव लीजिएगा, ये लोअर पार्ट नेगेटिव लेंगे। क्लियर? ओके, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि लोअर का पार्ट का कोई एग्जांपल बता दीजिए, तो लो, ये लो, मैं बता दे रहा हूं। अगर आपसे कोई ग्राफ कुछ इस तरीके का पूछे, ये इस तरीके का ग्राफ देख के, जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है V और ये बच्चों आपका है T, तो V जो है वो एक्सिस Y पर है, जिसकी मैक्सिमम जो वैल्यू आप देख पा रहे हो वो 10 मीटर पर सेकेंड गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो वो 10 मीटर पर सेकेंड नीचे दिया है, नेगेटिव एक्सिस में दिया हुआ है, और ये जो है वो 0, ये है 2, ये 4 सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो आपको बताना ये है कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई नहीं, डिस्टेंस निकालना होगा बच्चों। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये पूरा एरिया निकाल लीजिएगा और इसमें भी इसका पूरा एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको दूरी मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये कर्व एक्चुअली एक्सीलरेशन का है, तो एक्सीलरेशन में अगर आपको दूरी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, पूरा एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको और इसको दोनों को निकाल के एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा आधार मतलब बेस, परपेंडिकुलर मतलब हाइट। बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 10, और इंटू 1/2 भी तो करेंगे। तो इस तरीके से अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो मैं अगर निकालने की कोशिश करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल, दिस इज व्हाट, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 10, ठीक है, और इंटू हाफ, कैंसिल कर दिया तो आपको मिल जाएगा 10 मीटर। ये आ गया आपका पहला डिस्टेंस। इस तरीके से दूसरा डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ से निकाल लेंगे, वो भी सेम ही आएगा अगर सिमिलर है तो, और दोनों का ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। आई होप ये बात क्लियर हो गई, और अगर ना हो तो ध्यान से देखो भाई, हो जाएगा जरूर, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। देखो हमारी जिंदगी में तूफान लाया किसने, न्यूटन ने क्या लाया, न्यूटन ने कुछ लॉज दिए और उस लॉज को हम लोगों ने अपनी लाइफ में कैलकुलेशन के लिए एज इट इज रखा, और उस लॉज का नाम रखा गया इक्वेशन। यहाँ पे ये लॉज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बातें हम करने जा रहे हैं। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर कोई चीजें मोशन में है तो मोशन में है तो उसे कुछ नियम कायदे कानून उसके मोशन को एनालिसिस करने की भी कोई कहानी होगी, और उसी कहानी को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में रखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर बॉडी के मोशन को मद्देनजर रखते हुए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रखे गए हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब यहाँ पे गति के 3 समीकरण है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इंग्लिश में कुछ नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा बच्चों, पहला होता है v इज इक्वल टू, ठीक है, u प्लस at। रिमेंबर दैट, v इज इक्वल टू u प्लस at। v वेग है, u भी वेगी है, a भी त्वरण है और t समय है, ठीक है, अभी लिख दिया जाएगा। दूसरा बच्चों अगर आपको लर्न हो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, और इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रिमेंबर, ठीक है। s यहाँ पे क्या है, विस्थापन है बच्चों। सिमिलरली मैं बात करूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। रिमेंबर बच्चों, यहाँ पे v जो है उसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ठीक है, फाइनल। ये फाइनल क्या होता है अभी थोड़ा समझा देता हूं मैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार है, और कार जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। मेरे बच्चे ने कहा कि आप इतना धीरे क्यों चला रहे हो, तो आप तेज कर दीजिए। तो हमने क्या किया, अपनी स्पीड जो है
वो बढ़ा दी और हर सेकंड में मैंने 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीमेंट कर दिया। हर सेकंड में मतलब हर सेकंड में मतलब ये हुआ कि अभी मैं 2 मीटर पर सेकंड से चला रहा था, अगले ही इंस्टेंट टाइम में मैंने मतलब अगले सेकंड में मैंने अपनी स्पीड 3 कर दी, फिर अगले सेकंड में मैंने 4 कर दी, फिर अगले सेकंड में मैंने 5 कर दी। तो हर रेट में एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है 1। और अब मैं 5 सेकंड के बाद में बात करूं तो मेरी जो वेलोसिटी हो चुकी है वो मान लेते हैं 7 मीटर पर सेकंड है। तो 7 मीटर पर सेकंड मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी, अंतिम वेग होगा। और 2 मीटर पर सेकंड मेरा क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी। और वो जो 1 आपने सुना जिससे मैं बढ़ा रहा था हर सेकंड में, उसे हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली एक्सेलरेशन मतलब त्वरण कहेंगे। तो बढ़ ही रहा है तो त्वरण ही होगा, अगर घटता तो मंदन होता, रिटार्डेशन होता। तो आइए बात करें एक्सेलरेशन बच्चों। एक्सेलरेशन बच्चों ए था और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हमने बच्चों नाम दे दिया अंतिम वेग। ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने प्रारंभिक वेग। तो और ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट, ये आपका त्वरण है। वृद्धि हो रही है तो त्वरण लिखेंगे। टी क्या है बच्चों, टाइम है। दिस इज व्हाट, समय, कितना टाइम आप ले रहे हो। और फिर फाइनली एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है और इसको हम लोग अगर लीनियर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सब सेम ही होता है बच्चों, अगर पीछे नहीं आता है तो। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं ना। क्लियर। अब आगे क्या करना है, आज हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि इन तीनों के रिलेशंस क्या क्या होंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों के रिलेशंस के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अगला क्या होगा, ठीक है, डिराइवेशन करना है हम लोग को बच्चों। तो डिराइवेशन मैं सोच रहा हूं कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज हम लोग एक पढ़ेंगे रिटार्डिंग डिस्टेंस क्या होता है, मतलब अवरोधन दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रिटार्डिंग डिस्टेंस अवरोधन दूरी निकाल कर देखेंगे। रिटार्डिंग डिस्टेंस की क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो उससे हमें हेल्प हो जाएगी निकालने में। तो मान लेते हैं कि अवरोधन दूरी निकालनी है हमको। तो एक जो है कार चलाने वाला पर्सन मस्ती में कार चला रहा था। ठीक है, मस्ती में मतलब बड़े खुश होकर कार चला रहा था। अचानक उसे क्या पता चलता है कि सामने गड्ढा है। तो उसने क्या किया कि वहीं से ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया। और जब वो ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देता है तो उसका जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है वो स्मॉल ए होता है। तो बताना ये है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगा, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रिटार्डिंग डिस्टेंस। ठीक है, लेट सपोज दैट, मान लेते हैं कि हमारा जो पर्सन है वो प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल करता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है। ठीक है, एंड रिटार्डिंग मतलब कि मंदन हो रहा है। रिटार्डिंग विथ बच्चों स्मॉल ए। देन क्या किया जाए बच्चों, अब आपका फॉर्मूला कौन सा लगा दे जिसमें हमें पता चल जाए कि कितना डिस्टेंस कवर करके रुकेगा, जिसमें आपका क्या हो, जिसमें आपका डिस्टेंस पता हो। ठीक है, जिसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी पता हो, जिसमें आपकी फाइनल वेलोसिटी पता हो। तो आप चल रहे थे यूनिफॉर्म से, रुकने के लिए फॉर स्टॉप, अगर रुकना है तो रुकने के लिए अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग 0 होना चाहिए। ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसको मैं d फिलहाल से, अगर लीनियर पाथ पे चल रहा है तो d लिख सकता हूँ। v इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू d। ठीक है, तो अब आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो कम हो रहा है, इसलिए माइनस वाला इक्वेशन इस्तेमाल करिएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया जाए तो ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as बच्चों। और यहाँ पर v 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2as। और फाइनली यहाँ से आप लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा, s को आप d लिख सकते हो बच्चों। ध्यान दीजिएगा, मैंने d मेजर किया है, u स्क्वायर अपॉन 2a। और ये a जिससे आप
की स्पीड जो है वो कम हो रही थी। तो ये आपका रिटार्डिंग डिस्टेंस है, इस पर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो आज हम लोगों ने देख लिया कि एक्सेलरेशन जो है वो हमें किन किन चीजों में हेल्प करता है, किस किस टाइप के होते हैं। इवन हमने रिटार्डिंग डिस्टेंस भी निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, अगले लेक्चर का वेट करिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।